हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली अगर आप टॉपिक वाइज भी देखो तो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर हम क्यों करते हैं, बेसिकली पर्पस क्या है, उसको स्कोप क्या है। बिकॉज मैनेजमेंट में आप मान लीजिए आप ऑब्वियसली आप एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए करने के बाद आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस होगे, किसी मैनेजमेंट में काम करोगे, तो हम एज अ मैनेजर आपके लिए किस काम के लिए आएगी वो, ठीक है। सो हम बेसिकली इसको डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में कि रिसर्च के क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मतलब बताना है कि रिसर्च क्या होती है, ठीक है। फिर उसको को रिलेट करना है, आपको रिसर्च को मैनेजमेंट के साथ को रिलेट करके एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना है कि रिसर्च का काम मैनेजमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कुछ फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आपको नया प्रोडक्ट इनोवेशन करना है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, किसी नए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, किसी नए इनोवेशन की अगर खोज करनी है आपको, तो आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग कौन से तरीके से करनी है, कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, कहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या प्राइस रखना है, इन सब के लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ती है। जनरली अगर हम बात करें तो सिर्फ मैनेजमेंट पे रिसर्च की इंपॉर्टेंस नहीं होती, रिसर्च की इंपॉर्टेंस होती है प्राइमरी लेवल पे भी या फिर पर्सनल लेवल पे भी। पर्सनल लेवल मतलब जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूँ अगर, तो मेरे को अगर कोई रिसर्च करनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ माई रीज़न कि मेरे को कहीं ना कहीं अंदर पैसे लगाने हैं। तो मैं सबसे पहले ये फाइंड आउट करूँगा कि कितने सोर्सेज हो सकते हैं यहाँ पे मैं पैसे लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बैंक की एफडी में रख सकता हूँ पैसे, मैं इक्विटी में रख सकता हूँ, मैं डेट में डाल सकता हूँ पैसे, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद मैं खुद के बेसिस पे रिसर्च करूँगा कि मेरे लिए, मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो मैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज़ करूँगा। मान लीजिए मैंने इक्विटी को चूज़ किया है, दैट इक्विटी इज़ द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर मी, तो मैं इक्विटी में भी कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए वो भी फाइंड आउट करने के लिए फिर मैं कोशिश करूँगा, और उसके लिए मेरे को रिसर्च करना पड़ेगी। और रिसर्च से इस बेसिस पे नहीं होगी कि मैनेजमेंट क्या करता है, मैं रिसर्च इस बेसिस पे भी होगी कि मेरा पोर्टफोलियो, क्या मेरा रिस्क एपेटाइट, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स उस मैनेजमेंट के साथ मीट कर रहे हैं या नहीं, दैट टू ऑल्सो आई हैव टू फाइंड आउट। तो सिमिलरली जितने भी कॉलम्स होंगे रिसर्च के, प्राइमरी हो सकता है, दैट मीन्स कि पर्सनल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकता है, या फिर इनोवेशन लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे आप नए प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हो, आप मार्केटिंग में कर सकते हो, आप एचआर में भी रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, उसी तरीके से आप एचआर में भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास इन नीड, जो आपके पास अभी एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हैं, उनका वेलफेयर आपको देखना है कि वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, या कितने अच्छे तरीके से, मतलब कितने एफर्ट्स दे रहे हैं आपकी कंपनी के लिए। बिकॉज जब आप कोई किसी भी चीज़ को हायर करते हो, चाहे वो मटेरियल हो, कोई मशीन हो, या फिर कोई वो ह्यूमन बीइंग हो, जब आपकी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो आप चाहोगे कि वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे, अपना पूरा मन लगा के काम करे। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हो, आप एक इंटरनल रिसर्च कर सकते हो, और उस रिसर्च के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या आपने वो अचीव किया या टारगेट या नहीं, क्या वो एम्प्लॉय सही में अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, आपको क्या चेंजेस लेकर आने, क्या चेंजेस नहीं लेकर आने। तो दिस इज द रीजन व्हाई रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट का हम कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, हर जगह फिट होता है रिसर्च। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है रिसर्च में। जब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, जब हम देखेंगे रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, तो रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट ही कहाँ से होती है, रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जब आपके सामने, आपकी कंपनी के सामने, आपके मैनेजमेंट के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट था आपका जो कि अब डिक्लाइनिंग फेज में जा चुका है। जैसे अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से अपना मार्केट शेयर कंटिन्यूसली लूज़ कर रहा है। तो उसका रीज़न क्या है, तो मैंने वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है इसके ऊपर कंटिन्यूसली रिसर्च करता होगा, तो देखता हो कि एयरटेल या जियो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनकी कंपनी नहीं कर पा रही है। फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर भी देखते होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर में वो दूसरी कंपनी और लोगों के पास जाके रिसर्च करते होंगे, उनको रिव्यू करते होंगे कि उनको क्या चाहिए, क्या उनको एक बेहतर इंटरनेट चाहिए, क्या उनको ऑल ओवर इंडिया या पैन इंडिया उनको इंटरनेट पेनिट्रेशन चाहिए। जैसे कि हम जनरली बात करते हैं, जब भी हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एयरटेल का नेटवर्क हर जगह आता है,
जियो का नेटवर्क हर जगह आता है, बट ये वोडा आइडिया में तो दिक्कत आई थी कि वोडा आइडिया का हर जगह इंटरनेट नहीं आता। तो ये उनके लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है, जो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि उनके जो मार्केट शेयर है वो कंटिन्यूसली लूज कर रहे थे। उसका क्या रीज़न है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय सर्विंग द प्रॉब्लम, बाय रिसर्चिंग थ्रू दैट। तो यहाँ पे आपको पहले रिसर्च प्रॉब्लम की एक डेफिनेशन देनी है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो आप तरीके बताएंगे। आप एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि मैंने अभी एक वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल लिया, सिमिलरली आप दूसरी कंपनी के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद आप उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बता सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि इससे आपका जो आपके रिसोर्सेज हैं आप उन रिसोर्सेज को सेव कर सकते हो, अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी कंपनी का रेवेन्यू आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, या पहले के अगर डिक्लाइनिंग फेज पे हो तो उसको एटलीस्ट आप स्टैग्नेंट फेज में ला सकते हो। उसके बाद आप लिमिटेशंस उसकी ऑब्वियसली किसी चीज़ के, अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम के देखें तो उसके भी लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि जो आप रिसर्चर हायर कर रहे हो, चाहे वो आपकी कंपनी का ही हो चाहे आपकी कंपनी का बाहर का भी हो, वो कुछ ना कुछ गलती कर सकता है रिसर्च में, तो एक तरीके से मैन मेड फॉल्स आ सकते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती हैं, मैथमेटिकल एरर्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ सकते हैं। और सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होता है रिसर्च का कि आप एक छोटा सा सैम्पल लेते हो, आप पूरे सर्वे को आप रिसर्च नहीं करते हो, आप एक सैम्पल को रिसर्च करते हो। तो सैम्पल क्या जस्टिफाई कर पा रहा है पूरे पॉपुलेशन को, दैट इज़ द मेन कंसर्न। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन का एक पूरा हमारे पास चैप्टर है। उस चैप्टर में जब आप चैप्टर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक 14 स्टेप्स की प्रोसेस दिखेगी। 14 स्टेप की प्रोसेस जो होती है वो रिसर्च प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है कि आपके मन में एज अ रिसर्चर, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आप कोई रिसर्चर हो या फिर एज एन इंडिविजुअल, आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च का मेन प्रॉब्लम बना कहाँ से? प्रॉब्लम से ही। जब आपके पास एक प्रॉब्लम आई तब आपने सोचा कि हाँ इस प्रॉब्लम के ऊपर मुझे रिसर्च करना चाहिए। सो अगेन यू विल इनिशिएट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स जहाँ पे आपने प्रॉब्लम डिज़ाइन करी। प्रॉब्लम के बाद आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद आप लिटरेचर। Hello everyone, so we were discussing about the important questions of research methodology and we were on the third questions, that was research design। तो हमने research design पढ़ लिया था, हमने hypothesis तक या फिर हमने problem तक पढ़ लिया था। problem के बाद क्या आती है, अगर मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। पहले हम अगर कोई रिसर्चर के सामने या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने के बाद वो हाइपोथेसिस ले डाउन करता है। हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद वो उस टॉपिक के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करता है। पहले वो प्रीवियस रिव्यूज़ को रिसर्च करता है, दैट मीन्स जो जर्नल्स और आर्टिकल्स होते हैं उनको रिव्यू करता है ताकि वो उनसे पहले डेटा को कलेक्ट कर पाए। उसके बाद वो मूव ऑन करता है सेकेंडरी डेटा पे। सो आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा देन ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीजर, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, देन एनालिसिस ऑफ डेटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड लास्टली रिपोर्ट राइटिंग। सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट रिसर्च डिज़ाइन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में मेन डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि हम किसी प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रिसर्चर के पास डायरेक्टली जा रहा हूँ और उनसे अगर डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ देन दिस इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी लेट सपोज अगर मैं प्राइमरी रिसर्च कर रहा हूँ एट अ कॉलेज लेवल, तो कॉलेज लेवल में डेटा किससे कलेक्ट कर सकता हूँ? मैं अपने कलीग्स के साथ डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपने क्लासमेट से डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपने टीचर्स से डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स और मैं अपने आसपास के लोगों के से डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। बिकॉज एज अ स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट मैं बहुत ज़्यादा अपना लार्ज स्केल पे रिसर्च नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फन टू डू दैट रिसर्च। सो बेसिकली फॉर अ प्राइमरी रिसर्च जब आप किसी से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्शन के मेथड वील सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हम किसी सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं, मतलब कि जब हम डेटा डायरेक्टली खुद से कलेक्ट नहीं करते हैं उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। जनरली इनके जो सोर्सेज होते हैं वो मेनली होते हैं जर्नल्स या फिर आर्टिकल्स। बहुत सारे पब्लिश्ड जर्नल्स और आर्टिकल्स होते हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं, साइंटिस्ट लिखते हैं, या फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी इनके ऊपर डायरेक्टली रिसर्च करते हैं, फिर वो उनके ऊपर जर्नल्स में रिसर्च अपना आप रिसर्च आर्टिकल्स अपने देते हैं। तो उस रिसर्च आर्टिकल से अगर आप डेटा कलेक्ट करो देन इट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा, बिकॉज दिस डेटा इज़ नॉट योर डेटा। आप किसी और के डेटा को रेफर कर रहे हो फॉर योर रिसर्च। सो फर्स्टली आपको उनके लिए कंसर्न अथॉरिटी से आपको परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं, बट यहाँ पे ना सेकेंडरी डेटा में कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं, बिकॉज जो डेटा दूसरे रिसर्चर ने कलेक्ट किया है क्या वो डेटा आपके रिसर्च में फिट हो रहा है, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ लाई कर रहा है, क्या जो उसने हेड्स लिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ
प्राइस, प्रोडक्ट, डिमांड, सप्लाई, मैं अगर इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स दे रहा हूँ तो क्या उस रिसर्च में जो सेकेंडरी डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्या उसमें भी सेम वेरिएबल्स लिए गए थे? इफ़ येस देन ऑब्वियसली आई कैन यूज दैट डेटा, बट इफ नॉट देन इट विल क्रिएट एरर इन माई डेटा। सो सेकेंडरी डेटा के ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं, बट उसका फ़ायदा ये होता है, जो एडवांटेज है मेन सेकेंडरी डेटा का, वो आपका टाइम सेव करता है और आपके इकोनॉमिक सेव करते हैं। आपको पहले से ही एक डेटा मिल जाता है जिसको आप रिव्यू कर सकते हो, आप उस डेटा को अपने सैंपल का पार्ट बना सकते हो, आप उस डेटा को यूज़ करके अपना ऑब्जेक्टिव ले डाउन कर सकते हो। सो दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द हाइपोथेसिस, जैसे कि हमने रिसर्च डिज़ाइन को पढ़ा था, यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट था हाइपोथेसिस ले डाउन करना। हाइपोथेसिस इज द जनरल मतलब एज अ रिसर्चर, मान लीजिए मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो एज अ रिसर्चर मैंने एक स्टेटमेंट ले डाउन किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, ठीक है, या फिर ये मेरा बेसिक हाइपोथेसिस था। जैसे जब मैंने बोला कि डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, तो ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया जो कि मैंने रिसर्च से पहले ही बता दिया है दैट दिस इज माय अजम्पशन। नाउ माय अजम्पशंस इज बेस्ड ऑन माय ऑब्जेक्टिव और इट कैन बी बेस्ड ऑन माय सेकेंडरी डेटा। जो मैंने रिव्यू आर्टिकल्स, रिव्यू लिटरेचर जो रिव्यू करते हैं हम, लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है पहले से ही जो रिसर्चेस हो चुके हैं उन रिसर्चेस को पढ़ना, जो पास्ट लिटरेचर्स हैं उनसे आप डेटा कलेक्ट करते हो ताकि आप समझ पाओ कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही है या नहीं, और इसी लिटरेचर सर्वे के बेसिस पे आप हाइपोथेसिस ले डाउन कर सकते हो। सो हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है जो मैं रिसर्च करने वाला हूँ उसके बाद जो मैं कंक्लूजन दूंगा तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि मेरा जो हाइपोथेसिस था, जो मैंने एक मैंने बेसिक अजम्पशन किया था, जो मेरा अजम्पशन था क्या वो सही है या नहीं। तो जब मैं हाइपोथेसिस देता हूँ तो हाइपोथेसिस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जो मैंने अजम्पशन दिया है, सिमिलरली इसका एक अपोजिट भी दूंगा जिसको मैं बोलूँगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर इन दोनों को मिला के जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट डिमांड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, मेरा नल हाइपोथेसिस क्या था? दैट डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, और मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है डिमांड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। क्या इन दोनों के बीच में कोई क्राइटेरिया हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, ये दोनों मिलके नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मिलके कंप्लीट कर रहे हैं मेरी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी, चाहे वो चांसेस ऑफ फेलियर हो, दैट मीन्स कि पी जो आएगा, और चांसेस ऑफ फेलियर जो है दैट मीन्स क्यू। तो जब अगर मैं यहाँ पे पी प्लस क्यू करूँगा तो वो हमेशा 1 आएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है दैट मीन्स कि मेरा हाइपोथेसिस गलत है या फिर मेरा ऑब्जेक्टिव में कहीं पे कोई गलती थी। तो ये हो गए मेरे 2 टाइप के हाइपोथेसिस। तो जब आप हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप हाइपोथेसिस का मतलब बताओगे दैट व्हाट इज हाइपोथेसिस, फिर आप 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस बताओगे, नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं इसके अंदर एरर्स। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एरर, एक अल्फा एरर होता है इसके अंदर और एक होता है बीटा एरर। तो आप अल्फा एरर और बीटा एरर्स बताओगे कि अल्फा एरर्स कब होता है, बीटा एरर क्या होता है। इसके हमने ऊपर ने वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप एक टेबल देखोगे, उस टेबल में आपको दोनों एरर मिल जाएंगे, टाइप 1 एरर कब आता है, टाइप 2 एरर कब आता है। सो यू विल एक्सप्लेन दोज 2 एरर्स इन डिटेल। उसके बाद आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओगे कि हम हाइपोथेसिस को हम अपने स्टडी में क्यों लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट कैन बी द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग अ हाइपोथेसिस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ राइट शॉर्ट नोट ऑन डेटा कलेक्शन। अब हमने डेटा अभी तक हर कोई भी हमने क्वेश्चन पढ़ा हो, चाहे हमने रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ी, हमने रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा पढ़ा, उसमें ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डेटा कलेक्शन। पहले हमने डेटा के सोर्सेज देखे थे, तो अगेन हम पहले डेटा का मतलब बताएंगे इसमें कि हमारे रिसर्च में डेटा का मतलब क्या है, ठीक है। उसमें फिर 2 टर्म्स और आएंगे, एक आएगा पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन साइज के बाद आएगा सैंपल। अगेन डेटा में आपको ये 2 चीज़ें क्लियर करनी है कि आपका पॉपुलेशन साइज़ कितना बड़ा है और उसमें से आपने सैंपल साइज़ क्या लिया है और किस बेसिस पे लिया है। उसके बाद आप बताओगे कि आप क्या प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज अगेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर द टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, उनके मेथड्स हैं बेसिकली। उसके बाद अगर आप प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, प्राइमरी सोर्स से अगर आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो तो उसका मेथड क्या होने वाला है। मेथड इन द सेंस कि आप डायरेक्टली किसी के पास जाकर डेटा कलेक्ट करने वाले हो या फिर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से डेटा कलेक्ट करने वाले हो। तो अगर अलग अलग टाइप के आपके डेटा कलेक्शन के मेथड्स होंगे, उन मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अगेन अगर आप मान लीजिए आप इंटरव्यू मेथड यूज़ कर रहे हो,
ठीक है। तो इंटरव्यू में आप डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली आपके सामने कोई एक पर्सन बैठा होगा और उससे आप क्वेश्चंस पूछोगे और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप अपने ऑब्जर्वेशंस लिखोगे। उसके अलावा कौन सा मेथड हो सकता है जहाँ पे आप क्वेश्चनएयर डिज़ाइन कर लोगे। जब आप क्वेश्चनएयर डिज़ाइन करोगे तो जैसे आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सिमिलरली आप कुछ क्वेश्चंस लिखोगे और उन क्वेश्चंस के आगे आप कोई ऑब्जेक्ट ऑप्शन दे दोगे, तो ताकि जो जिसका भी आप रिसर्च करने वाले हो, जो भी आपका डेटा कलेक्शन का पार्ट है, जो आपका सैंपल का पार्ट है, वो उसके ऊपर टिक लगा पाए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेइंग कि ये ब्लैक बोर्ड की क्लैरिटी कैसी है या फिर इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है, तो फिर मैं आपको 5 ऑप्शन दे दूंगा, दैट इट इज़ बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, अबव एवरेज, अबव एवरेज, गुड या फिर एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 ऑप्शंस दे दिए और आप 5 में से कोई ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चनएयर मेथड। यहाँ पे मैंने आपसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, बट अगर मैं पर्सनली मिलने बुला रहा हूँ, मैं आपको अपने ऑफिस में बुला रहा हूँ, मैं आपको वहाँ पे बिठा रहा हूँ, या फिर मैं आपसे आपके ऑफिस में आ रहा हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू मेथड हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है ऑब्जर्वेटरी मेथड, जहाँ पे आप सिर्फ अपने जो आपका सैंपल साइज है आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व करोगे, ना उनसे कोई क्वेश्चन पूछोगे, ना उनको बताओगे, ना उनको कोई डिटेल दोगे। फॉर एग्जांपल ये आप जनरली करते हो एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं आप उनको ऑब्जर्व करते हो और फिर ऑब्जर्व करके उस बेसिस पे आप उनको कुछ रेटिंग देते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है जो अपना रोज़ अपना काम कंप्लीट करके आता है बिफोर टाइम या ऑन टाइम, तो आप उसको एक्सेलेंट रेटिंग दोगे। कुछ हो सकते हैं जो इससे भी ज़्यादा काम कर, जो उनको काम दिया गया उतना तो वो कर ही रहे हैं, उसके साथ में वो कुछ और भी इनपुट दे रहे हैं कंपनी के लिए, तो आप उनको इससे भी ज़्यादा रेटिंग दे सकते हैं। सिमिलरली कोई सिर्फ है जो अपना आलसी बनने से अपना काम कंप्लीट करता है, तो उसको आप कम रेटिंग दोगे। तो इस तरीके से आप अपने जो आपका सैंपल है उनको रेट कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द कोडिंग ऑफ डेटा। अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको कोड करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपके डेटा है वो 2 तरीके का डेटा हो सकता है, एक हो सकता है क्वांटिटेटिव और एक हो सकता है क्वालिटेटिव। तो ये 2 तरीके के डेटा होते हैं। जब आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है तो क्वांटिटेटिव डेटा में आपके पास एग्जैक्ट नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम आस्किंग यू द प्राइस ऑफ समथिंग, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपकी एज पूछ रहा हूँ, तो एज आपकी, आप मेरे को एज कैसे बताओगे, मैं 5 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक तरीके का मेरा क्वांटिटेटिव नंबर है जहाँ पे आपने को एग्जैक्ट नंबर दिया है। मैं आपसे अगर आपकी फैमिली इनकम पूछ रहा हूँ तो आप बोलोगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो यहाँ पे मेरे पास क्या एग्जैक्ट फिगर्स हैं, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करना बहुत ईजी होता है, बट ऑन दी अदर हैंड जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को स्कोर कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में मैं सबका पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट निकालूँ, तो रिजल्ट्स में मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ग्रेड्स मिलेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ये क्या है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी डेटा को क्या मैं क्वांटिटेटिव रख सकता हूँ, ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज यहाँ पे नंबर नहीं है। जहाँ पे नंबर नहीं है वहाँ पे डेटा को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं स्कोरिंग कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, या फिर इससे हो सकता है बिलो एवरेज, अबव एवरेज हो सकता है, गुड हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है। जब ये क्वालिटीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, तो क्या इन क्वालिटीज़ को मैं नंबर में पुट ऑन कर सकता हूँ, अगेन नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास एक क्वालिटी आ गई, फॉर एग्जांपल गुड है, तो मैं गुड को एक सिंबल असाइन कर दूंगा जी। जो एवरेज है मैं एवरेज को सिंबल असाइन कर दूंगा x। सो ऑन मैं अलग अलग जो भी मेरे वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल्स को मैं अलग अलग सिंबल्स असाइन करूंगा और सिंबल्स को मैं क्या बोलूँगा, कोडिंग। अब कोडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा में इट इज़ ईजी टू एनालाइज, बट इन क्वालिटेटिव डेटा इट इज़ डिफिकल्ट टू एनालाइज द qualitative data without using coding or without using any codes. Next coming on to the last question, that is explain ANOVA। तो आपको ANOVA बताना है। अभी आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है, डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को टेस्ट करना, एनालिसिस ऑफ डेटा में आप यूज़ करते हैं एक टेक्निक, दैट इज़ ANOVA। ANOVA के आपको पहले मतलब बताना है, ANOVA क्या होता है। ANOVA का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दैट इज़ द बेसिकली फुल फॉर्म ऑफ ANOVA। यहाँ पे आपको उसके टाइप 1 बताने हैं टाइप्स बताने हैं। टाइप्स क्या होते हैं, एक तो होता है 1 वे ANOVA और एक होता है 2 वे ANOVA, जहाँ पे आप वेरिएबल्स में नंबर चेंज करते हैं। 1 वे ANOVA वो होता है जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होता है, 2 वे ANOVA वो होता है जहाँ पे 2 वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। आपके सिलेबस में अभी सिर्फ 1 वे ANOVA है। 1 वे ANOVA में आपको अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने एक टेबल समझा होगा। उस टेबल्स में अलग अलग हेड्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, जिससे आप निकालते हो एफ रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस पूरे ANOVA का, दैट इज कैलकुलेटिंग द एफ वैल्यू। और एफ वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करते हो, वेरिएंस बिटवीन सैंपल निकाल के और उसको डिवाइड करते हो वेरिएंस बिटवीन सैंपल। मतलब मान लीजिए आपके पास ए सैंपल है,
बी सैंपल है और सी सैंपल है। ये अगर आपके पास 3 टाइप के अलग अलग सैंपल्स हैं तो पहले आप ए में हो सकता है इसमें वैल्यू हो 1 2 3 4 5, बी में हो सकता है वैल्यू हो 10 12 14 16 एंड सो ऑन, और सी में वैल्यू हो सकती है आपकी 20 21 22 30, ये आपके कुछ सी की रीडिंग्स हैं। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए का मीन निकालोगे, फिर आप बी का मीन निकालोगे, फिर आप सी का मीन निकालोगे, फिर आप डेटा जो मीन में से कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पे डेटा कितना वेरी कर रहा है वो आप निकालोगे ए का, फिर सिमिलरली बी का और सिमिलरली 3 का। उन तीनों का आप एवरेज आउट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस बिटवीन सैंपल, हर एक सैंपल के बीच में क्या वेरिएंस था। सिमिलरली आप निकालोगे वेरिएंस विद इन सैंपल कि ए में कितना वेरिएंस है, बी में कितना वेरिएंस है और सी में कितना वेरिएंस है। जब आप दोनों के वेरिएंस की वैल्यू निकालोगे तो इनको डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एफ रेशियो या फिर एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू। एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू के बाद आप निकालोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब आप इस टेबल को बनाओगे तो उसमें आप यूज़ करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ करते हुए आप इसकी टैबुलेटेड वैल्यू को चेक करोगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग व्हाट इज द टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ। तो आप एफ टैबुलेटेड और एफ कैलकुलेटेड को इंटरप्रेट करोगे कि क्या एफ जो आपने कैलकुलेट करी है वैल्यू वो क्या टैबुलेटेड वैल्यू से कम है, इक्वल है या ज़्यादा है। अगर वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। अगर नहीं आ रही है वैल्यू, उससे कम आ रही है वैल्यू, तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे और आप अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। तो दिस इज द एक्सप्लेन अनोवा इन डिटेल। आप चाहें तो इसकी अलग से क्लास भी देख सकते हो जहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।